हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर है आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। हम एल्कीन्स में आइसोमेरिज्म क्या क्या होती है, किस तरह के आइसोमेराइजेशन उसमें होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक करके। किस किस टाइप के एल्कीन्स में आइसोमेराइजेशन हो सकती है, होती है, उनके बारे में हर चीज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, शुरू से लेके बेसिक से लेके एंड तक। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब एल्कीन के अंदर आइसोमेरिज्म की बात करने से पहले हमें आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म जो कंसेप्ट है वो क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ताकि आपको एल्कीन के अंदर आइसोमेरेशन क्या होती है उसको मैं अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो इसमें पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म की बेसिक बात कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होती क्या चीज है। ठीक है, मैंने पहले भी एल्केन के लेक्चर में एक बात की थी कि जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल, कभी भी दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमारे पास किन्हीं दो या उनसे ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है या उनका स्ट्रक्चर है या केमिकल स्ट्रक्चर जो वो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जब स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो उस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसको मैं एग्जांपल से अगर आपको विजुअलाइजेशन के लिए समझाऊं, एक चीज को एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं। सपोज ये मार्कर है, मार्कर की दो चीजें, एक कैप है एक बॉडी है। ठीक है, कैप और बॉडी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कैप और बॉडी। कैप और बॉडी ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से भी मार्कर ही बन रहा है, कैप और बॉडी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या अगर ये पीछे लगा दूं तब भी रहेंगे, तो कैप और बॉडी है, पर दो अलग अलग अरेंजमेंट आ गई। ठीक है, तो ये दो क्या होगी, इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म की। अरेंजमेंट अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला वही है कैप और बॉडी, उसका टोटल जो फॉर्मूला है वही है कैप और बॉडी, पर उसकी अरेंजमेंट अलग अलग है, ये पीछे भी लग सकता है और कैप और आगे भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह की होती है, आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहली आइसोमेरिज्म कौन सी होती है हमारे पास, पहली आइसोमेरिज्म हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी टाइप की आइसोमेरिज्म हमारे पास होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बारी बारी थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इनका क्या है। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये उस टाइप की आइसोमेरिज्म है जब दो मॉलिक्यूल में या तो नंबर ऑफ बॉन्ड अलग अलग हो या टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग हो। मतलब क्या है, जैसे कोई एक में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, एक में अल्कोहल लगा है एक में ईथर लगा है, कोई अल्केन है कोई एल्कीन है, कोई साइक्लिक अल्केन है कोई स्ट्रेट चेन में एल्केन है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझिए इस बात को कि दो मॉलिक्यूल हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड अगर अलग अलग हो या टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग हो या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहते हुए सेम रहते हुए भी, तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। जो हमारा एल्कीन का मॉलिक्यूल है वो हमें दो टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देता है, एक देता है चेन और दूसरी देता है पोजीशन। कौन सी दो टाइप की देता है, एक देता है चेन और एक देता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां तक बात क्लियर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो का लिटरल मीनिंग होता है 3D। 3D मतलब स्पेस। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो स्पेस में जनरेट होती हो, ऐसी आइसोमेरिज्म जो स्पेस में जनरेट हो, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम होंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड भी सेम होगा, जो ग्रुप लगे हैं वो भी सेम होंगे, पर स्पेस में उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होगी। सपोज जैसे ये कोई ग्रुप लगा है, ये स्पेस में इस तरफ लगा है, दूसरे आइसोमर में इस तरह से लगा होगा, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट हो उस ग्रुप की, ग्रुप लगा वही होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड वही होंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड भी वही होगा, पर उसकी अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होगी। तो जो दो मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल में इस तरह के अरेंजमेंट है, दूसरे में इस तरह के अरेंजमेंट है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्पेस में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से जनरेट होती है उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो एल्कीन है, एल्कीन हमें देती है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये बात बेसिक क्लियर हो गई। आइसोमेरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो टाइप की होती है।
जो हमारे पास एल्कीन है हमें दो टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देता है, चेन और पोजीशन। स्टीरियो हमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देता है। स्टीरियो में जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वो हमें एल्कीन में देखने को मिलती हैं। ऐसे इनके और भी बहुत टाइप है, वो हमें पढ़ने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमें मतलब है सिर्फ एल्कीन से। जब स्टीरियो का पूरा आइसोमेरिज्म का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पूरे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ मतलब है एल्कीन से। तो एल्कीन में हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चरल की दो आइसोमेरिज्म हमें दिखती हैं एल्कीन में, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सिर्फ एक आइसोमेरिज्म हमें दिखती है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जो हमें एल्कीन में देखने को मिलती है। अब बारी बारी इनके बारे में बात कर लेते हैं, बारी बारी। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर किस तरह की होती है। मैंने पहले बात की कि इसमें दो टाइप की होती है, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म हमें शो करता है एल्कीन, जो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होती है, जब नंबर ऑफ बॉन्ड अलग हो, टाइप ऑफ बॉन्ड अलग हो, या ग्रुप अलग अलग जगह पे लगे हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगे हो, या फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो, ये इस टाइप की सारी आइसोमेरिज्म हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, अब मैंने तीन कंपाउंड बनाए हैं एल्कीन के। ठीक है, एक है हमारे पास ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तीनों के तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H8। आप चेक कर लीजिए, तीनों के तीनों का C4H8 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर इनके स्ट्रक्चर अब सब में अलग अलग है, कुछ में कुछ डिफरेंस है, कुछ में कुछ डिफरेंस है। उन्हीं डिफरेंस का हम बात कर लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड की, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की, ये एक पेयर है। ठीक है, और दूसरा पेयर है सेकंड और थर्ड। इन दोनों में जो ये दो पेयर है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? इन फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड में आपस में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस क्या है? अल्काइल ग्रुप की चेन का। ये दोनों, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, पर ये ब्रांच्ड चेन है। चेन ब्रांच्ड है, ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन। तो एक और तीन क्या हुए? एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। तो ये फर्स्ट और थर्ड का पेयर क्या बना? चेन आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल है और एक ब्रांच चेन में मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एल्केन में फर्स्ट और थर्ड का जो पेयर है वो क्या है? चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर एक स्ट्रेट चेन में है और एक दूसरा ब्रांच चेन में। वैसे ही सिमिलरली सेम सिचुएशन में सेकंड भी स्ट्रेट चेन में है और थर्ड भी अपना ब्रांच में है। तो सेकंड और थर्ड का पेयर भी क्या हुआ? ये आपस में क्या शो कर रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म। ये आपस में क्या शेयर कर रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपस के एक दूसरे के आइसोमर हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में, एक का ब्रांच चेन में। सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांच चेन में, और दोनों में डिफरेंस क्या है? चेन का, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। तो दोनों के दोनों आइसोमर हमारे पास क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमर। यहां तक बात क्लियर। अब मैं बात करूं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का जो पेयर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका भी सेम है। फर्स्ट और सेकंड का जो पेयर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका भी सेम है, पर वो भी तो आपस में अलग अलग है। इनमें डिफरेंस किस चीज का है? इनमें डिफरेंस किस चीज का? यहां पे देखिए किस चीज का डिफरेंस है? इस चीज का, डबल बॉन्ड की पोजीशन का। डबल बॉन्ड की पोजीशन का। यहां पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है अलग अलग है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को ये जो शो करते हैं एल्कीन, इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और यहां पे ये बात क्लियर होगी आपको। यहां पे आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि जो मिनिमम कार्बन नंबर 4 से ये आइसोमेरिज्म शुरू होती है। C2 या मतलब इथीन या प्रोपीन, ये हमें चेन आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। उनमें कोई चेन आइसोमेरिज्म या कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। जब कार्बन नंबर 4 से शुरू होने वाले अल्कीन्स हैं, वही हमें चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहां तक बात क्लियर बच्चों? ये हमें समझ आ गया किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर होती है। एक चेन टाइप की और एक पोजीशन टाइप की। चेन टाइप की कौन सी होती है? एक ग्रुप स्ट्रेट चेन में और दूसरा ब्रांच्ड में हो, या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग कार्बन पे हो, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमारे पास एल्कीन में शो करती है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम अपने अगले ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो एल्कीन शो करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। ठीक है, यहां तक अगर आपको बात समझ आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे शुरू करते हैं। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पे आते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने पहले डिस्कस किया। क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल के जो एटम जो अरेंजमेंट है, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है, जो एटम किसी ग्रुप के साथ लगा हो या ग्रुप कोई एटम के साथ लगा हो, वो सब कुछ सेम रहेगा, पर उनकी अरेंजमेंट स्पेस में अलग होगी। दो आइसोमर की जो एटम लगे उनकी अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होगी। उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर। ठीक है,
जो एल्कीन के अंदर जो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आती है, उसकी पहली चीज जो हमारे पास होती है, जो हमें हमेशा याद रखना है, जो उसका डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन के अंदर सबसे कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या है? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो मॉलिक्यूल लगते हैं, जो ग्रुप लगते हैं, उनकी वजह से जो अरेंजमेंट हमारे पास आती है, उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से समझेंगे, हर चीज आपको समझ आएगी। सबसे पहली चीज हमें समझ आ गई कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एल्कीन की। तो उस डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, उनमें जो ग्रुप्स लगे हैं, उनमें जो ग्रुप्स लगे होंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 2 तो यहां पूरी होगी, 2 इसकी बची है, 2 इसकी बची है। क्यों? ये जो 2 ग्रुप यहां इधर इधर लगेंगे, इनकी वजह से स्पेस में इनके लगने का तरीका होगा, उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म आती है, उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एल्कीन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी हमें, ठीक है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसकी सबसे खास बात है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें कार्बन कार्बन की मूवमेंट नहीं हो सकती। कार्बन कार्बन की मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये कार्बन कार्बन जो लगे हैं आपस में, ये जो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की आप कोशिश करिए कि जो कार्बन कार्बन लगे हैं, ये आपस में रोटेट नहीं कर सकते, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में रोटेट करके नहीं बन सकते। इस तरह से समझिए, सपोज ये डबल बॉन्ड है, अगर ये कार्बन को मैं रोटेट करता हूं तो क्या होगा? ये बॉन्ड ट्विस्ट हो जाता है। कार्बन कार्बन को अगर मैं रोटेट, डबल बॉन्ड को अगर मैं कार्बन को अगर मैं रोटेट करूं तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, बॉन्ड की ट्विस्टिंग हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बॉन्ड कभी रोटेट नहीं करता, इसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड कभी रोटेट नहीं करता, इसकी वजह से कार्बन और कार्बन फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन पे। ये बात क्लियर? ठीक है। अब मैंने अगली बात की, इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में अलग अलग कंडीशंस होती है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस किस तरह से आइसोमेरिज्म आती है उसमें, उनको धीरे धीरे बारी बारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। मैंने बात की थी कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड, यहां पे भी 2 लगने हैं, अभी यहां पे भी 2 लगने हैं। ठीक है, पहली कंडीशन की बात करता हूं। सपोज इस कार्बन के पास ग्रुप लगा है कोई ए, इस कार्बन के साथ भी कोई ग्रुप लगा है बी, यहां पे भी लगा है ए और यहां पे भी लगा है बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 2 ग्रुप तो लगने ही लगने हैं, ये फिक्स है। कार्बन के पास 2 ग्रुप तो लगने ही लगने हैं एल्कीन में, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, इन पे 2 ग्रुप तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, अगर यहां पे ए बी लगा हो और वो सेम ए बी इधर भी लगा हो, ठीक है, ये एक बात ये आ गई। ठीक है, अगर अब इसमें इस टाइप में किस टाइप की आइसोमेरिज्म आती है? इसमें आती है सिस और ट्रांस की आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस की आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस की आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है? किस तरह से होती है? सपोज ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पे ग्रुप लगा है ए, यहां पे ग्रुप लगा है ए, ठीक है, यहां पे ग्रुप लगा है ए, अगर, और यहां पे लगा है बी। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड की एक तरफ, डबल बॉन्ड की एक तरफ बी ग्रुप, जो सेम ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की एक साइड में हो, बात समझिए, ये डबल बॉन्ड है, अब दोनों एक जैसे ग्रुप जो है वो एक साइड में लगे हैं, एक साइड में, दोनों एक साइड में ग्रुप लगे हैं, तो उस आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर। समझिए इस चीज को, इस आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर। ठीक है, अब सेम कंडीशन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये लगा है मेरे पास ए, ये लगा है बी, ये लगा है ए, ये लगा है बी, पर इसकी अरेंजमेंट इस तरह से भी तो हो सकती है, ए नीचे लगा हो और बी ऊपर लगा हो, ये भी तो अरेंजमेंट आ सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो अलग ए और बी अलग अलग एक तरफ आ रहे हैं, जो अलग अलग ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की एक साइड में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड की एक साइड में अगर वो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं तो उस आइसोमर को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। बात समझ में आ गई आपको? ये है मेरे पास सिस आइसोमर, ये है मेरे पास ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर कौन सा होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अब मेरे पास सिस आइसोमर कौन सा होता है? सिस आइसोमर वो होता है जब दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड में हो, दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड में हो तो वो सिस आइसोमर है। अगर अलग अलग ग्रुप एक साइड में आ रहे हैं डबल बॉन्ड के तो वो ट्रांस आइसोमर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज ये कार्बन का डबल बॉन्ड है कार्बन, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया H, अब इस तरफ मैंने लगा दिया H, ये लग गया CH3, ठीक है, मेरे पास आ गया ब्यूट-2-इन आ गया, ब्यूट-2-इन आ गया, ब्यूट-2-इन आ गया, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ब्यूट-2-इन आ गया। अब H सेम जो ग्रुप लगे हैं, H सेम ग्रुप जो लगे हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड है, CH3 के जो ग्रुप लगे हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड है, तो ये जो आइसोमर है ये मेरे पास आ गया सिस आइसोमर, ये मेरे पास आ गया सिस आइसोमर। बात समझ में आ गई आपको? और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है, अगर मैं H को यहाँ लगा रहा हूँ, CH3 यहाँ लगा रहा हूँ, और अगर मैं H इधर लगा रहा हूँ, CH3 इधर लगा रहा हूँ, अब इस केस में क्या हुआ, जो अलग अलग ग्रुप है वो बॉन्ड के एक साइड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के एक साइड में क्या है, अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म, आइसोमर को हम कहते हैं
ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी इन ग्रुप की सिस और ट्रांस होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है उसको भी हल्का सा एक लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉजिक से हम कैसे समझेंगे? सपोज सिस की बात करता हूं, सिस में दो बल्की ग्रुप है CH3 CH3, दो बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप, अगर दोनों बल्की ग्रुप एक साइड लगे तो क्या होगा? रिपल्जन, दोनों में रिपल्जन। मतलब अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मोर स्टेबल विल बी ट्रांस। स्टेबिलिटी की टर्म में मोर स्टेबल कौन होगा? ट्रांस थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। ट्रांस थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। क्यों? क्योंकि जो बल्की ग्रुप है उसमें दूर दूर होते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? ये बात होगी हमारे पास क्लियर। ठीक है, अब दूसरी बात, अगली बात मैं एक और करता हूं कि अगर मैं इसकी पोलैरिटी की बात करूं, पोलैरिटी की बात करूं, हमें पता है CH3 ग्रुप क्या देता है? पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये पॉजिटिव आई इफेक्ट कार्बन पे देगा, इधर से पॉजिटिव आई इफेक्ट कार्बन पे देगा, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट आएगी जीरो, ट्रांस की डाइपोल मूवमेंट आएगी जीरो। मतलब ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। बात समझ में आ गई आपके? क्यों है नॉन पोलर? क्योंकि इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट होगी, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो आ गई। इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिए, इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिए, दोनों के आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, नेट जीरो। ठीक है, पर इस केस में क्या हुआ? इसने इस तरफ दिए, इसने इस तरफ दिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो अब नेट इसके पास आएगा डाइपोल मूवमेंट अराउंड 0.3 डिबाई का। मतलब ये क्या हुआ? जो मेरे पास सिस का मॉलिक्यूल है वो स्लाइटली पोलर है एज कंपेयर टू ट्रांस। स्लाइटली पोलर है क्योंकि जो इसकी आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, और नेट हमारे पास एक डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल क्रिएट होगा जिसकी 0.3 डिबाई के अप्रोक्सीमेटली आता है। तो ये मॉलिक्यूल सिस क्या हुआ? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा? अट्रैक्शन होंगी। तो इसकी पोलैरिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, बिल्कुल हमने लॉजिक से समझने की कोशिश की कि सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि उसकी डाइपोल मूवमेंट की वजह से। दोनों में से नॉन पोलर कौन सा है, पोलर कौन सा है? ये नॉन पोलर होता है, ये पोलर होता है। और दोनों में से स्टेबल कौन ज़्यादा है? स्टेबल ये ज़्यादा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप एक तरफ लगे है, रिपल्जन होगी तो ये कम स्टेबल है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब ये तो होगी सिस ट्रांस की बात, सिस ट्रांस की बात क्लियर होगी। ठीक है, अब एक टाइप की और बात कर लेते हैं। इसमें दूसरे टाइप की एक और आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आती है ई और जेड की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो किस तरह से होती है, वो किस तरह की होती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी टाइप के आइसोमेरिज्म जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ई और जेड टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, वो किस तरह से आती है, वो किस तरह की होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सिस और ट्रांस में क्या हुआ था? इधर भी ए बी लगा था, इधर भी ए बी लगा था। ठीक है, मतलब जो इस कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए थे, ये ग्रुप आपस में अलग अलग थे, पर जो इधर लगे थे वो ही इधर लगे थे, तो सिस और ट्रांस आया था। पर अगर इधर जो दो ग्रुप लगे हैं वो इस वाले ग्रुप से टोटली अलग है, टोटली अलग है। यहां पे ए बी लगा है, यहां पे सी डी लगा है, तो वहां पे हम सिस और ट्रांस की जगह पे ई और जेड आइसोमेरिज्म देखते हैं। ई और जेड आइसोमेरिज्म देखते हैं, वो किस तरह से देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आई आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों, और अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एग्जांपल से। सपोज ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहां मैंने लगा दिया क्लोरीन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया CH3, यहां पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन। ठीक है, ये एक ग्रुप एक आ गया मेरे पास, ये ए बी है और ये सी डी है, अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, अब इस केस में आइसोमेरिज्म हम किस तरह से देखते हैं? इस केस में हम आइसोमेरिज्म इस तरह से देखते हैं। पहले इस कार्बन को देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर, अब दो ग्रुप लगे हैं इस पे, एक H लगा एक Cl लगा है, दोनों का एटॉमिक नंबर हम देखेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम नंबर देंगे 1। हाइड्रोजन और क्लोरीन में से नंबर देंगे 1 क्लोरीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से। दूसरे को नंबर देंगे नंबर 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद इस वाले कार्बन पे आएंगे, इस वाले कार्बन पे भी हम देखेंगे इस वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे और जो दूसरा जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तुम्हें पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है ज्यादा, तो उसको नंबर देंगे 1 और इसको नंबर देंगे 2। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहां भी नंबर 1 2 दे दिया, यहां भी नंबर 1 2 दिया। अब सेम चीज हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के एक साइड में, डबल बॉन्ड की एक साइड में अगर नंबर 1 और नंबर 1 एक साइड है और नंबर 2 और नंबर 2 एक साइड है, दोनों एक तरफ हैं, तो वो बन जाएगा हमारा Z आइसोमर, Z
आइसोमर। बात समझ में आ गई। जैसा सिस था वैसे ही जेड आइसोमर। अगर नंबर 1 वाले एक साइड हैं तो वो बन जाएगा जेड आइसोमर। और इसके उल्टा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिमिलरली इस तरह से हमारे पास कंपाउंड आए, इस तरह से ये कंपाउंड आया। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब डबल बॉन्ड की एक तरफ 1 और 2 अलग अलग आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, इधर भी 1 और 2 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया आई आइसोमर। ये हमारे पास जेड और ये ई आइसोमर। ये है ट्रांस के इक्विवेलेंट और ये है सिस के इक्विवेलेंट। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों। अब ठीक है, किस कंडीशंस आती हैं, कब कंडीशंस आती हैं? एक ही कंडीशन है जब आइसोमेरिज्म नहीं आती है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। एल्कीन के अंदर आइसोमेरिज्म नहीं आती है ज्योमेट्रिक। वो क्या कंडीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अब ये है, मेरे को पता है एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। अगर या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन, दोनों में से किसी भी कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो अगर सेम हो, या तो इस पे सेम हो, ठीक है, किसी में भी एक में सेम हो गए, तो वहां पे वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है। चाहे उस पर यहां पे ए लगा हो, पर अगर यहां पे डिफरेंट लगे, सपोज यहां पे ए बी लगा है और यहां पे अगर सेम लग गए, सी सी लग गया, या दोनों ही सेम लगे हैं, तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड पे हैं उन पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो सेम है या अलग हैं। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी दोनों अलग होने चाहिए, तभी हम उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछे। मेरे अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरे आपकी कमेंट को सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।